Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So friends, firstly I have an announcement that Mr. Abhishek Agastya, who's an IS officer, he's agreed to hold a live interactive session with all of you जो IS और KS के मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग ये इंटरेक्टिव सेशन होगा. सो आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं अबाउट द एग्ज़ाम, प्लीज़ डू शेयर दैट विद अस. एंड ये सेशन आज शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होगा लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो प्लीज़ डू वॉच दैट. एंड सो फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ही विल बी एबल टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड वो आपके हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में. सो कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं सो प्लीज़ उनको रेडी रखिए एंड डू जॉइन हिम फॉर द इंटरेक्शन सेशन. एंड विद दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट discussion for today's video. So friends, let's start the discussion of day 23 of questionnaire, and the topics are regarding polity. So पहला जो question है, it is about पंचायती राज institutions. The question is, there is a contradiction between responsibility and authority of पंचायती राज institutions which is hampering their performance. Discuss. सो पहला तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इंट्रो वुड स्टार्ट विद दिस ओनली. समथिंग दैट यू मस्ट रियलाइज कि कौन से एक्ट से वो बना है, क्या रोल्स थे उसके, एंड व्हाट इट सीक्स टू अचीव. अब यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पंचायत को, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो अथॉरिटी है उसके बीच में देयर इज़ अ मिसमैच. ठीक है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू देयर रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस. बिल्कुल सिंपल सा यही क्वेश्चन है. अगर आपको पता हुआ कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से वो अथॉरिटी उनको नहीं दी जा रही, जो आपको, अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा डेफिनेटली यू वुड नो. सो बेसिक चीज़ें अगर इसके बारे में आपको जानने की हो तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लीगलाइज किया गया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. देन आप बताएंगे कि किस तरह से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और अल्टीमेटली यू विल से कि इट लीड्स टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये कीवर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आपको क्वेश्चन में लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव अ होलिस्टिक व्यू टू योर आंसर. सो पहले तो अगर हम बात करें सो हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पंचायत के पास दी जा रही हैं वो है पहले तो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, 11th शेड्यूल में दिया गया है कि काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर अंडर द रेगुलेशन, अंडर द आइज ऑफ पंचायत. एंड अब यहाँ पे एक ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन वेरियस स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल सदर्न स्टेट जो हैं, स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, they are very far ahead as compared to states in North India like UP. Okay, in fact JNK as well. So इससे क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो नहीं मिल रही उनको, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बी ड्रेनेज, वाटर कनेक्शंस, रोड्स, इन सब में दे हैव अ रोल अंडर आर्टिकल 347ZD. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोकल डिमांड्स हैं उनको एड्रेस किए जाए, वीकर सेक्शंस के लिए किया जाए. फॉर एग्जांपल SC, ST, विमेन, वल्नरेबल सेक्शंस, इन सब के रिगार्डिंग देर आर प्रोग्राम्स जो विच आर ओवरसीन बाय पंचायत. फॉर एग्जांपल MG नरेगा है. पंचायत हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन ऑल्सो रेज देयर ओन टैक्सेस जो फंक्शंस पूरे करने में, बट डेफिनेटली ये फंक्शंस हैं, बट इसके साथ में देयर इज़ अ डिफरेंस इन अथॉरिटी. देखिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब आपके पास पावर नहीं होगी या अथॉरिटी नहीं होगी तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएंगे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज. सो इसीलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको एक हाफ बेक्ड केक भी कहा गया है. ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने दो प्रोविजंस रख दी, एक वॉलंटरी प्रोविजंस और दूसरा कंपलसरी प्रोविजंस. सो कंपलसरी प्रोविजंस तो ईजिली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट जो वॉलंटरी प्रोविजंस है उनमें बहुत वेरिएबिलिटी है. और वो क्यों है देखते हैं. पहला तो कि डिवॉल्व नहीं कर रहे फंक्शंस.
ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। केरला हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड वहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और लोकल लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो भी पंचायत के पास में है। ओके, सो एक लोकल लेवल पे इन्वॉल्व किया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पंचेस सरपंचेस को। सो अब ये डिफरेंस है क्योंकि वॉलंटरी और कंपलसरी प्रोविजंस हैं विच आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है वो कौन सी प्रोविजंस वॉलंटरी प्रोविजंस को आगे डिवॉल्व करेगी, ठीक है। इससे डाइवर्जेंस आती है और डेफिनेटली अथॉरिटी नहीं रहती टू इम्प्लीमेंट द व्हाट देयर रोल इज़। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, लोकल जो बॉडीज़ हैं दे डोंट हैव मच ऑफ टैक्स कलेक्शन, वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, एंड दे डिपेंड ऑन सेंटर एंड स्टेट फॉर देयर फंक्शनिंग। अब जब तक पैसा नहीं होगा तो पैसे के बगैर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कीम्स आप लॉन्च करेंगे। फंक्शंस, वीकर एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़, ठीक है, और लोकल लेवल पे पॉलिटिसाइजेशन जो है, इससे क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है दैट इज़ हैम्पर्ड, एफिशिएंसी कम होती है। सो अब यहाँ पे तीन जो आपको एक टर्म है दैट इज़ फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, तीनों के लेवल पे इश्यूज़ हैं। यानी कि जो पैसा आ रहा है, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने वाले हैं, तीनों में दिक्कत है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी नहीं है। हमारे जो पंचेस सरपंचेस हैं दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ। ओके, करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू है। सो अब एक और जो चैलेंज आता है दैट इज़ फ्रॉम पैरास्टेटल्स। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाई जाती हैं स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ के अंडर देयर इज़ स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब वो क्या करेगा, वो जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी पावर्स को इम्पिंज करेगा। सो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनी लोकल इंस्टीट्यूशन। सेम इज़ हैपनिंग इन local rural areas as well. Bureaucratic interference. See, bureaucrats अगर पावर डिवॉल्व करेंगे टू सरपंचेस दैट वुड लीड रेजोल्यूशन ऑफ देयर पावर, ओके, एंड दे वुड नॉट प्रेफर। इसीलिए दे ट्राई कि वो कितनी कम पावर हो उतना डिवॉल्व करें। ओके, सो अब यहाँ पे हमने लिख दिया देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, एंड देन यू कंक्लूड विथ आर्टिकल 40। कुछ और चीज़ें आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गांधीयन विजन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरह से आप आंसर को प्रॉपर्ली कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ एन हेल्दी आंसर शुड लुक लाइक, एंड नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. So the second question is about tribunals. So tribunals are facing problems of politicization and executive interference. How far will proposed National Tribunal Commission be effective in ensuring efficacy and accountability of tribunals? See, tribunals are basically quasi-judicial bodies. अब इसका क्या मतलब है? क्वाजाई का भी वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब है कि वो पूरा नहीं है, कुछ तरह से वो जिस चीज़ के रेफरेंस में है वो है, बट पूरी तरह से नहीं है. क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ वो हुई जो पूरी तरह से जुडिशरी की डेफिनेशन में नहीं आती, बट वो जुडिशरी का काम करती है. ओके, जिसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. ठीक है, अब ट्राइब्यूनल्स का पर्पज़ ये है कि कोर्ट्स, इंडिया के कोर्ट्स जो हैं वो दो तीन चीज़ों से जूझ रहे हैं. पहला तो इंक्रीज वर्कलोड, जिसके कारण टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. सेकंड, लैक ऑफ एक्सपर्टीज. ओके, एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ जजेस एज वेल. सो अब इन चीज़ों को कम करने के लिए देयर इज ट्राइब्यूनल्स. सो इसका आप इंट्रो जब भी स्टार्ट करेंगे यू विल स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं तो स्टार्ट कीजिए. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 323 और 323 भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके कारण ट्राइब्यूनल्स बनाए गए. क्या डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रेलिवेंट नहीं है. जो 323A है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, और 323B जो बाकी तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं उनके लिए प्रोविजंस बनाता है. ओके, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि दे आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स. पहला तो ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट. सी, जुडिशरी जो है वहाँ पे जजेस का रोल है. एज पर द जजेस केस, फेमस जजेस केस,
जुडिशरी हैज़ अ रोल इन अपॉइंटमेंट, बट जो ट्राइब्यूनल्स सिंस दे आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव प्लेज अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल इन देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है. सो दिस इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, फर्स्ट थिंग. अब ये कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विच यू हैव टू यूज इन योर आंसर. देन डिलेज. अब डिलेज ट्राइब्यूनल्स में भी अगर होने लगे दैट वुड डिफीट द पर्पस. थर्ड इज provisions related to qualification, appointment, tenure, etc. do not conform to the standard laid down by Supreme Court in various decisions. Supreme Court ने काफ़ी decisions में कहा है कि there has to be certain criteria. Suppose a member of the tribunal, they should be ex judicial members, they should be judges of high court. But वो काफ़ी बार वो जो provisions हैं they are not taken into consideration, and that's not a very healthy practice. Then again, lack of infrastructure, unsatisfactory service conditions, delays, etc. ये डेफिनेटली जो चीज़ें पर्पस जिसके लिए ट्राइब्यूनल्स बैठाए जाते हैं अगर वही नहीं सॉल्व होगा तो कोई मतलब नहीं है. वैकेंसी, जजेस की वैकेंसी को सॉर्ट करने के लिए आप ट्राइब्यूनल्स बैठा रहे हैं, वहाँ पे भी वैकेंसी है, ठीक है. देन देर इज़, अब इसके बाद एक प्रपोजल है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाई जाए, और ये पहली बार एल चंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है. इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी. एंड अब इसका आप कैसे हेल्प करेगा, बेसिकली क्वेश्चन तो यही पूछना चाहता है कि एनटीसी कैसे हेल्प करेगा द इनएफिशिएंसी दैट इज रूटेड इन ट्राइब्यूनल्स. तो फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी कब आती है, जब एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिशन हो. अगर प्रोसेस ही सेट कर देंगे कि कैसे ट्राइब्यूनल्स की सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, टेन्योर क्या होगा, मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, सो डेफिनेटली एक चीज़ जो कम हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी. कि अभी ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एज सच कोई एजेंसी नहीं है. एग्जीक्यूटिव कभी करे या फिर अगर केस कोर्ट के पास जाए देन दे मॉनिटर ट्राइब्यूनल्स, ठीक है. एनटीसी क्या होगा, इट विल बी एन ओवरआर्चिंग बॉडी जो उनकी प्रॉपर वर्किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करेगी और उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, विच इज़ ऑलवेज अ वेरी हेल्दी थिंग. देन इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग. अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ से छीन के एनटीसी के हाथ में चला गया, सो डेफिनेटली दैट वुड एनहांस सेपरेशन ऑफ पावर्स एज एनविजाज्ड अंडर आर्टिकल 50, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने आर्टिकल भी कोड किया कि कौन सा आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर आता है. एफिशिएंसी. सो एनटीसी जो है इट कैन सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड ऑल्सो देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, डेफिनेटली अगर एक अलग एजेंसी होगी तो वो प्रॉपरली साउंड कर पाएंगे डिमांड्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स. सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन की डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स कंक्लूड. ट्राइब्यूनल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर डिलीवरिंग जस्टिस इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर एज वेल एज इन हाईली टेक्निकल केसेस, ठीक है. अ रिफॉर्म लाइक एनटीसी इज द नीड ऑफ द आवर, एंड hence NTC should be established through a constitutional amendment with a clear structure and mandate to adequately deal with the issue affecting tribunals in India. So that is how you have to flow. The structure of your answers should be in a state of flow. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप abruptly कुछ change कर रहे हैं. Okay, so keep these things in mind. कोई भी doubt है, कोई भी query है, do write to us and we'll try and answer you. So friend, third question is that Indian Constitution exists not only to limit the people in power, but to empower those who traditionally have been deprived of it. Examine with examples. So यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि सपोज फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस जो हैं या मोस्ट प्रोविजंस जो हैं दे आर अगेंस्ट स्टेट का जो आर्बिट्ररी एक्शन है उसके अगेंस्ट मोस्ट प्रोविजंस हैं, और कुछ प्रोविजंस जो हैं दे एम्पावर सिटीजन्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 है, 19 है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी हैं, और आर्टिकल 15 है, 16 है, ओके, 21 है, 19 है, दे एम्पावर सिटीजन्स एज वेल. सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जो है वो लिमिट करती हैं दोज इन पावर यानी कि स्टेट को, एंड ऑल्सो दोज हु आर नॉट एम्पावर्ड इनफ, ठीक है. और आपको ये दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं, आपको इसके बाद एग्जामिन करना है विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या आएगा, योर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स अगर आप कोट कर सकते हैं वो कर सकते हैं,
ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इंट्रो में स्टार्ट करना पड़ेगा विद डिफाइनिंग की कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स नॉट ओनली इनेबल्स डेमोक्रेसी बाय डिफाइनिंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय डिफाइनिंग देयर पावर्स। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स बॉर्डर लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्राइन्स द प्रोविजंस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस। ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो। और अब आपको पहला पार्ट क्वेश्चन का डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे वो पीपल इन पावर की पावर लिमिट करता है। ठीक है। एंड पहले पार्लियामेंट और असेंबलीज जो हैं दे एग्जीक्यूटिव की पावर चेक करती हैं। ठीक है। सपोज आर्टिकल 75 के अंदर देयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो पार्लियामेंट है इंश्योर्स की जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है दैट स्टेज विद इन इट्स लिमिट्स, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड लिमिट्स। एंड देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज पैरामाउंट। हमने काफ़ी सारी प्रोविजंस है जिसके थ्रू इंश्योर किया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू देयर टर्मिनेशन और देयर सुपरिंटेंडेशन। जजेस का जो टेन्योर है दैट इज़ मोस्टली इम्यून टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं जो इंश्योर करता है कि जुडिशरी रादर लेजिस्लेटिव ओवररीच के अगेंस्ट काम करे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पुट्स अ लिमिट ऑन द गवर्नमेंट बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स विच नो गवर्नमेंट कैन वायलेट एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ओके। आर्टिकल 19, 21, 14, 15, 16, 17 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो एक्सट्रीम सिचुएशन इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन है उसके अलावा कभी भी टर्मिनेट नहीं किए जा सकते, सुपरसीड नहीं किए जा सकते। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट और बाई कैमरल लेजिस्लेचर दोनों ऐसे प्रोविजंस हैं। प्रेसिडेंट थ्रू हिज वीटो पावर चेक्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर बेसिकली इज अ हाउस दैट डिलेज द लेजिस्लेशन या फिर उसको सेकंड चेक करने के लिए है। इमेजिन कीजिए आज का सिनेरियो जहाँ पे लोकसभा में मेजॉरिटी है एक पर्टिकुलर पार्टी की और राज्यसभा इज़ द ओनली हाउस विच हैज़ अपोजिशन इनफ कि वो बिल्स को काउंटर कर सके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ CAG है, EC है, CVC है, ओके, CIC है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन दे इंश्योर कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं दे डोंट क्रॉस द लिमिट्स, करप्शन जैसी बीमारी वहाँ फैले ना। एंड ये हमने डिस्कस कर लिया कि लिमिट कैसे कर रहा है। अब हमने डिस्कस करना है कि एम्पावर कैसे कर रहा है। सो पहले तो फंडामेंटल राइट्स अगेन आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 152 के अगेन सुप्रीम कोर्ट को भी प्रोविजंस हैं। इसके अलावा सपोज कॉन्स्टिट्यूशन होना है माइनॉरिटीज़ के लिए 29 और 30 के प्रोविजंस हैं। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एनी वन अबव द एज ऑफ 18 इज एंटाइटल्ड टू वोट। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि इंडिया वॉज द प्रोबेबली द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जिसको एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ही राइट टू वोट मिल गया सबको, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग वुमेन एंड एडल्ट ओवर द एज ऑफ 18। सोशल जस्टिस, अब कुछ प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 23 की जो प्रोविजन है जो ट्रैफिकिंग को अबॉलिश करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, आर्टिकल 24 के अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो है। So these provisions they ensure that the vulnerable section are not exploited। और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इसका मतलब दे आर सैक्रोसैंक्ट। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सी थ्रू रिजर्वेशन, आर्टिकल 330 के अंडर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा है, 243D के अंडर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत है। ऑल दीज प्रोविजंस दे इंश्योर दैट those who have been historically been deprived of say in the law making or in the running of the country, they find a place on the high table of parliament। ठीक है। एंड पंचायत पे भी ये रिजर्वेशन की प्रोविजन है और लोकल ग्रास रूट लेवल पे जितना आप एम्पावर कीजिए, फॉर एग्जांपल पंचायत में वुमेन की, SC की, ST की रिजर्वेशन की प्रोविजंस हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, NC/SC है, NC/ST है, NCBC है। दीज इंस्टीट्यूशंस इंश्योर कि जो भी प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट की रिगार्डिंग द वल्नरेबल सेक्शन, रिगार्डिंग द डिप्राइव्ड सेक्शंस, दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। और फर्दर एक फीडबैक इनके देते हैं टू द प्रेसिडेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली जब तक प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तब तक उनके बनने को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ हमने क्वेश्चन के दोनों फेसेट्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज अबाउट कंक्लूजन, और कंक्लूजन में अल्टीमेटली यू हैव टू लिक अ
give up a sum up and a forward looking conclusion. ठीक है? And so this is about it. Now again I'll like to remind you that Mr. Abhishek Agastya would be taking a live interaction session, and please अगर आपके जो भी आपके doubts हैं, write them down, come to our YouTube channel on at 6:30 PM and अपने doubts पूछिए. He'll be addressing those doubts. So it's a very great opportunity for you guys. So stay tuned and all the very best. Thank you.